हेलो बच्चों, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हमने पार्ट फर्स्ट डेफिनेशंस का कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे यहाँ पर पार्ट सेकंड, इस पार्ट में हम क्या स्टडी करने वाले हैं? उप सह संयोजक यौगिकों का नामकरण, नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, यहाँ पर बहुत इजी है, ज़्यादा टिपिकल नहीं है, ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर की तरह यहाँ पर बहुत सारे रूल्स नहीं है। ठीक है, यहाँ पर मेनली आपको जो यहाँ पर याद रखना है वो रेनाइनों के नाम याद रखने हैं। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि ज्यादातर रेनाइन किसके यूज में आने वाले हैं? एज ए लिगेंड। और रेनाइनों के नाम हमें कहां से याद आ जाने चाहिए? इनऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर से। तो ये स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार शॉर्ट फॉर्म में आपको इनऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर क्या करवा रहा हूं? रिवाइज। ठीक है, यहाँ पर ये अगर रिवाइज्ड है अच्छे से तो फिर आपको नेमिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि कहीं पर अगर आप अटकने वाले हो तो आपको लिगेंड्स के नाम में अटकोगे। ठीक है, यहाँ पर कौन से लिगेंड? जो रेनाइनिक लिगेंड होंगे। तो सबसे पहले हम रिवीजन करते हैं किसका? इनऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर का। अब आते हैं इसमें फर्स्ट रूल बोल दें या फर्स्ट पॉइंट बोल दें, क्या था? अकार्बनिक यौगिकों के नामकरण में पहले धनायन मतलब पॉजिटिव, या इसको हम क्या बोल सकते हैं? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, वह बाद में नेगेटिव ऋणायन या अधिक विद्युत ऋणी परमाणु लिखा जाता है। क्लियर यहां पर? तो सबसे पहले क्या आएगा? पॉजिटिव, और बाद में क्या आएगा? नेगेटिव। जैसे एग्जांपल देखो NaCl। अब NaCl देखें तो फॉर्मूले में भी पहले क्या लिखा हुआ है? Na+ और Cl-। ठीक है, यहां पर नाम क्या होगा? तो पहले प्लस का नाम क्या जाएगा? सोडियम, और Cl- के लिए क्लोराइड। ठीक है, यहां पर ऐसा नहीं कि हमेशा ये रूल फॉलो होता है, बहुत जगह नहीं होगा। तो मैं आपको एक एग्जांपल बता भी देता हूं। CH3COO Na, सोडियम एसीटेट। ठीक है, यहां पर ये रूल फॉलो नहीं हो रहा है, तो इसको आप यहां पर अपवाद बोल सकते हो इसका। ठीक है, यहां पर पहले रेनाइन लिखा गया और बाद में क्या लिखा गया? प्लस। अब इसके पीछे का रीजन क्या है? एक्चुअल में कन्वेंशनली इसका फॉर्मूला ऐसे ही दिया गया, तो यहां पर ये यूज में लेते हैं, और एक माइनस के पास हम किसको लिख रहे हैं? यहां पर प्लस को। इस वजह से माइनस पहले लिखा गया और प्लस बाद में। पर जब आप इसका नाम लिखोगे, नाम में तो पहले वही क्या आएगा? सोडियम, और बाद यहाँ नेमिंग की या नामकरण की हो रही है, तो नाम में तो फॉर्मूले में जरूर माइनस पहले है और प्लस बाद में, पर नेमिंग में क्या हुआ? पहले सोडियम और बाद में एसीटेट। क्लियर यहां पर? तो हमारा पहला रूल क्या हुआ इनऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर का? कि पहले धनायन और नामकरण में बाद में क्या लिखा जाएगा? ऋणायन। अब आते हैं इसके सेकेंड पॉइंट पर। अब आपके पास दो कंपोनेंट्स आ गए, दो घटक आ गए, प्लस का नाम देना और एक मुझे माइनस का नाम देना है। तो सबसे पहले आते हैं यहां पर धनायन का नामकरण। अब यहां पर देखा जाए तो कोई रूल है ही नहीं। यहां पर हम क्या लिखने वाले हैं? इनके नामकरण में या तो तत्व नाम या अंत में इयम अनुलग्न प्रयुक्त होता है। ठीक है, यहां पर जैसे Na+, क्या नाम है इसका? तत्व नाम भी सोडियम है और Na+ का नाम भी क्या है? सोडियम। Zn2+, ठीक है, यहां पर तत्व नाम भी जिंक है और Zn2+ का नाम भी क्या होगा? जिंक। K+ का नाम क्या जाएगा? पोटेशियम। ठीक है, यहां पर तो ज्यादातर केस में तत्व नाम प्रयुक्त होता है और कुछ केस में इयम अनुलग्न। इयम का लगेगा जनरली इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। अगर हम देखें जहां पर अधातुएं आ जाती है, जैसे नाइट्रोजन यहां पर आ गया तो NH4+, तो अमोनिया से नाम क्या हो जाएगा? अमोनियम। तो लास्ट में क्या लगे यहां पर? इयम। ऑक्सीजन पे अगर प्लस आ रहा तो इसका नाम क्या हो जाता है? ऑक्सोनियम। लास्ट में क्या आ गया? इयम। क्लोरीन पे अगर प्लस आ गया तो इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोरोनियम। ठीक है, यहां पर NO2 प्लस दिया गया है
नाइट्रोनियम। तो देखा जाए तो ये आपके पास यहां पर कुछ याद रखने के लिए नहीं है, ठीक है। यहां पर ज्यादातर धातुओं में तत्व नाम यूज में आता है क्योंकि उनके ऑलरेडी लास्ट में आपको क्या मिलेगा, ईएम। बहुत सारे धातुओं में ईएम ऑलरेडी होता है, अब जिंक में नहीं है, पर डायरेक्ट हम तत्व नाम ही काम में ले रहे हैं। जिंक, पोटेशियम में भी क्या आ गया, ईएम। और कुछ केसेज में लास्ट में क्या लग जाएगा, ईएम, जैसे अमोनिया से अमोनियम, ऑक्सोनियम, क्लोरोनियम, क्लोरीन से नाइट्रो से नाइट्रोनियम। क्लियर यहां पर? तो ये धनायन का नामकरण कंप्लीट है। अब इसमें देखा जाए तो आपके लिए याद करने के लिए कोई बहुत ज़्यादा नहीं है और हमने 50% पार्ट कंप्लीट कर भी लिया है। भी प्लस का नाम बताना और एक किसका नाम बताना, माइनस का। तो ये 50% पार्ट कंप्लीट है धनायन का नामकरण। अब हम आते हैं यहाँ पर ऋणायन के नामकरण पर। तो अब हम सबसे पहले आते हैं आइड का प्रयोग। अब हम देखते हैं कि आइड का प्रयोग कहां किया जाएगा। यदि तत्व पर सीधे ऋणावेश उपस्थित हो एवं अन्य तत्व नहीं हो तो तत्व नाम के अंत में आइड अनुलग्न प्रयुक्त होता है। बहुत सिंपल सा नियम है कि किसी भी एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज डायरेक्ट आ रहा हो और कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक है, यहां पर, तो तत्व नाम के लास्ट में क्या लग जाएगा, आइड। ठीक है यहां पर। अब इसका हम एग्जांपल देखते हैं। Cl माइनस, क्या नाम है इसका, क्लोराइड। बहुत सारे नाम तो मैं पहले से बता, थोड़ा सिस्टमेटिक कर लिया हमने, यहां पर कॉन्सेप्ट समझ लिया है कि क्लोरीन से नाम क्या हो गया, क्लोराइड। X माइनस से, हेलोजन से क्या हो जाएगा, हेलाइड। तो वही क्लोरीन से क्लोराइड, ब्रोमीन से ब्रोमाइड, फ्लोरीन से फ्लोराइड। I माइनस के लिए आयोडीन से क्या हो जाएगा, आयोडाइड। ठीक है यहां पर। और आगे चलते हैं। N3 माइनस, एक चार्ज कितना आएगा ये डिपेंड किस पे करेगा, वैलेंसी पर। जैसे हेलोजन में चार्ज कितना आता है, -1। नाइट्रोजन फैमिली के मेंबर में कितना आएगा, 3 माइनस। क्या नाम इसका, नाइट्रोजन से नाइट्राइड। आप एक काम और करना, जो अनुलग्न आ रहा है उसको अंडरलाइन करते जाना, आइड। जहां भी यहां पर आइड आएगा तो सब जगह हम आइड को क्या करते जाए, अंडरलाइन। P3 माइनस। अब आप खुद ही नाम बताओ क्या नाम होना चाहिए, फॉस्फोरस से, तो हमें आइडिया लग जाएगा, फॉस्फाइड। नेक्स्ट पे आते हैं N3 माइनस। ये स्पेशल केसेस का नाम होता है अजाइड। ये अलग से याद रखना पड़ेगा क्योंकि नाइट्रोजन पे -3 आए तो नाइट्राइड तो रूल के अकॉर्डिंग आ गया, ये अलग से ही है, N3 माइनस एजाइड। नेक्स्ट पे आते हैं O2 माइनस, ऑक्सीजन से ऑक्साइड, O2 माइनस पर ऑक्साइड, O2 माइनस, एस ब्लॉक में पढ़े थे हमने ये, सुपर ऑक्साइड। S2 माइनस सल्फाइड, Se2 माइनस, बताओ देखिए इसका नाम क्या होगा, सेलेनियम। तत्व नाम सेलेनियम है तो सेलेनाइड। H माइनस, हाइड्रोजन से क्या नाम आना चाहिए, हाइड्राइड। B3 माइनस, बोरॉन से बोराइड, वही आइड को हम अंडरलाइन करते जाएं। C4 माइनस, कार्बन से कार्बाइड। ठीक है यहां पर तो चार्ज कितना आएगा, वैलेंसी के अकॉर्डिंग। Si4 माइनस, सिलिकन, सिलिकन से नाम क्या हो जाएगा, सिलीसाइड। क्लियर यहां पर। तो यदि तत्व पे सीधा माइनस आ रहा है उसकी वैलेंसी के अकॉर्डिंग और कोई एलिमेंट साथ में नहीं है तो तत्व के नाम के अंत में क्या लगा देते हैं, आइड अनुलग्न। तो ये हो गया आइड का यूज। अब हम आते हैं यहां पर आइट और एट के प्रयोग पर। तो ये कब यूज में आते हैं, ऑक्सी अम्लों से बने ऋणायनों के नाम के अंत में एट
वह आइट अनुलग्न प्रयुक्त होते हैं। अब यहां पर सबसे पहले तो हमें क्या लर्न करना है कि ऑक्सी अम्ल क्या होते हैं। ठीक है, यहां पर ऑक्सी अम्ल का क्या मीनिंग है। तो अगर हम ऑक्सी अम्लों की बात करें तो ऑक्सी अम्ल या इनको बोलते हैं ऑक्सी एसिड्स। क्या होते हैं ये अम्ल जिनमें पृथक होने वाला H केंद्रीय तत्व की बजाय O से जुड़ा हो। क्लियर यहां पर। तो क्योंकि ये अम्ल है, अम्ल कौन होते हैं जो H+ देंगे, पर मुक्त होने वाला या आयनाइज होने वाला H केंद्रीय तत्व के बजाय किससे जुड़ा हो, ऑक्सीजन से। इसके कॉमन एग्जांपल अभी बहुत सारे रहने वाले पर, जैसे H2SO4 क्या नाम है इसका, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड अगर है नाम तो केंद्रीय तत्व कौन हुआ, सल्फर, पर इसमें साथ में ऑक्सीजन भी आ रही, तो आपको ये क्या हिंट दे रहा है कि ये जो हटने वाला H है या आयनाइजेबल H है, ये सल्फर के बजाय किससे जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन से। तो ऑक्सी अम्लों की पहचान हम आसानी से कर लेंगे। इनमें आपको क्या मिलेगा, केंद्रीय तत्व अम्ल तो हाइड्रोजन और साथ में ऑक्सीजन, जैसे HNO3 ये नाइट्रोजन का ऑक्सी अम्ल हुआ, H2CO3 ये कार्बन का क्या हुआ, ऑक्सी अम्ल। तो पहचानने का तरीका क्लियर है कि केंद्रीय तत्व मिलेगा, ठीक है, पर जिसके आधार पे नाम होगा, हाइड्रोजन होगी क्योंकि H+ यहीं से मिलेंगे, और साथ में क्या होगी, ऑक्सीजन। तो इनको हमने क्या बोला है, ऑक्सी अम्ल। अब यहां पर सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि ऑक्सी अम्ल या किसी भी अम्ल के नाम के अंत में अनुलग्न क्या मिलेगा। अगर हम अम्लों के नाम को रिवाइज करें तो आप बता सकते हैं क्या यहां पर कि इनके नाम के अंत में अनुलग्न क्या आएगा। तो अगर हम देखें इनके नाम के अंत में अनुलग्न क्या आएगा, तो अम्लों के नाम के अंत में अनुलग्न या तो क्या आता है, इक अनुलग्न। ठीक है, यहां पर एसिटिक अम्ल, सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक, ठीक है यहां पर, या फिर अनुलग्न कौन सा आता है, अस अनुलग्न। क्लियर हुआ सबके। केवल आपको दो ही अनुलग्न मिलेंगे किसी भी अम्ल के नाम के अंत में। ज्यादा कॉमन कौन सा मिलेगा, एक, पर एस भी आपको बहुत जगह मिल जाएगा। क्लियर यहां पर, सल्फ्यूरस, नाइट्रस, फॉस्फोरस, तो केवल दो अनुलग्न मिलते हैं अम्लों के नाम के अंत में। ठीक है यहां पर। अब जब हम अम्ल का क्या बनाएंगे, ऋणायन, तब हम क्या करने वाले हैं, एक को रिप्लेस किससे कर देंगे, 8 से, क्योंकि ऋणायन के नाम के अंत में एक तो नहीं आएगा, तो एक हट के क्या आ जाएगा, 8। और जब अस वाले से अगर हम ऋणायन बनाएंगे तो क्या करेंगे, अस हटा के क्या जाएगा, आइट। तो ये समझ में आ गया। 8 और आइट कब यूज में आते हैं, जब किसी अम्ल के नाम के अंत में इक अनुलग्न हो, तो इक को हटा के क्या जोड़ देते हैं, 8। ठीक है यहां पर। और यदि अस अनुलग्न हो तो अस को रिप्लेस करके क्या जोड़ देंगे, आइट। क्लियर हो गया यहां पर। तो ये हमारी समझ में अब आ जाना चाहिए कि 8 और आइट कब यूज में आएंगे। ठीक है यहां पर। अब इसके एग्जाम्पल के लिए हम कहां जाएंगे, ऑक्सी अम्लों के एग्जाम्पल्स पर। अब हम आते हैं ऑक्सी अम्लों के उदाहरण पर। तो एक ऑक्सी अम्ल किस किस के मिलेंगे, बोरॉन, कार्बन और सिलिकॉन। फिर आते हैं यहां पर दो ऑक्सी अम्लों के एग्जाम्पल में कौन मिलने वाला है, सल्फर। 3 ऑक्सी अम्लों के एग्जाम्पल में नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। और 4 ऑक्सी अम्ल जिन तत्वों के मिलते हैं वो होते हैं हेलोजन। तो टोटल मिला के आपके पास ये 15 ऑक्सी एसिड्स हैं। ठीक है यहां पर, जिनकी स्ट्रक्चर नाम हमें देखने हैं। तो हम सबसे पहले स्टार्ट किससे कर रहे हैं, बोरोन से। अब बोरोन क्लियर हो गया, एक ही ऑक्सी अम्ल बनाता है। ठीक है यहां पर। अब एक ही ऑक्सी अम्ल बनाएगा तो लास्ट में क्या आएगा, इक, क्योंकि ज्यादा जो अनुलग्न में मिलेगा वो इक मिलेगा। इक के साथ फिर क्या मिलता है, अस। तो अगर एक ही बना रहा है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, H3BO3। ठीक है यहां पर। अभी हमें फॉर्मूले याद रखने हैं। नाम क्या होगा इसका, बोरिक एसिड। आ गया लास्ट में एक अनुलग्न। इसकी डिटेल स्ट्रक्चर क्या होगी, हमें स्ट्रक्चर भी याद रखनी है। अब स्ट्रक्चर याद रखने का तरीका क्या है, वैलेंसी, केमिकल बॉन्डिंग। बोरॉन त्रिसंयोजी होता है, ऑक्सीजन क्या होता है, द्विसंयोजी, और हाइड्रोजन मोनोवेलेंट।
तो वैलेंसी को ध्यान में रखोगे तो स्ट्रक्चर एक बार बनाने के बाद फिर आपको आगे याद रहेगी। हो सकता है कि पहली बार में आपसे स्ट्रक्चर ना बने, पर अगर एक बार हम स्ट्रक्चर बना लेंगे और वैलेंसी को ढंग से देख लेंगे कि यहाँ बोरॉन त्रिसंयोजी है, ऑक्सीजन द्विसंयोजी और हाइड्रोजन एक संयोजी, तो फिर आपको स्ट्रक्चर याद रह जाएगी। ठीक है, यहाँ पर तो ये नाम हो गया फॉर्मूला और ये स्ट्रक्चर। अब आते हैं इसका ऋणायन, तो जितने H है उतने रिमूव कर दो तो BO3 3 माइनस। अब क्या करना है, एक रिप्लेस होके क्या आ जाएगा 8, तो बोरिक एसिड से क्या बन जाएगा बोरेट। ठीक है, यहां पर जो भी अनुलग्न आ रहे हैं उनको हम अंडरलाइन करते जाएं ताकि वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं कार्बन। कार्बन भी एक ही ऑक्सीमल बनाता है H2CO3। क्या नाम है इसका, कार्बोनिक एसिड। अब इसकी स्ट्रक्चर पे आओ, कार्बन टेट्रावेलेंट है, हाइड्रोजन मोनोवेलेंट है और ऑक्सीजन बाइवेलेंट। तो एक ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड से जुड़ेगा और दो ऑक्सीजन किससे जुड़ेंगे यहां पर सिंगल बॉन्ड से, क्योंकि उनके अदर साइड क्या अटैच्ड होगा हाइड्रोजन। क्लियर यहां पर, तो जो ऑक्सीजन कार्बन से डायरेक्ट जुड़ेगा डबल बॉन्ड से और जिसके पास H प्रेजेंट है वो सिंगल बॉन्ड से। अब आते हैं इसका ऋणायन बनाते हैं हम, दोनों H को बाहर निकाल दें तो क्या बना CO3 2 माइनस। क्या नाम है इसका, कार्बोनेट। इसमें यह भी पॉसिबल है HCO3 माइनस। दो H में से अगर किसी अम्ल के पास दो H है और ऋणायन में एक H अभी भी प्रेजेंट है तो उसके लिए काम में पूर्णांक क्या लेंगे, बाइकार्बोनेट। क्लियर यहां पर, बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट। पर ये याद रखना ये बाइक कब आएगा कि अम्ल के अंदर H प्लस कितने थे, 2 थे और ऋणायन में एक H प्लस प्रेजेंट है तो उसके नाम के आगे क्या लग जाएगा, बाई। तो कार्बोनेट से क्या बन जाएगा, बाइकार्बोनेट या दूसरा नाम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नेक्स्ट आते हैं सिलिकन। सिलिकन भी एक ही ऑक्सी अम्ल बनाता है। अब ये कार्बन फैमिली का मेंबर है, कार्बन फैमिली का मेंबर है, इसका मतलब फॉर्मूला भी सेम होगा और स्ट्रक्चर भी सेम आएगी। केवल आपको कार्बन को रिप्लेस किससे करना है, सिलिकन से। तो H2SiO3 नाम क्या होगा इसका, सिलिसिक एसिड। डिटेल स्ट्रक्चर पे जाएं तो ये आगे इसके स्ट्रक्चर, दो वही एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से और दो ऑक्सीजन सिलिकन के साथ सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है। इसका ऋणायन बनाओ तो दोनों H को बाहर निकालो एक साथ, SiO3 2 माइनस। सिलिसिक अम्ल क्या बना, सिलिकेट। क्लियर यहां पर, तो ये 3 ऑक्सी अम्ल अभी तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं और ये वो तत्व है जिनके ऑक्सी अम्लों की संख्या कितनी होती है, 1। अब हम केस नंबर 2 पे आ रहे हैं, तत्व जिनके 2 ऑक्सी अम्लों, और इसमें एग्जाम्पल कौन है, सल्फर। तो सल्फर के 2 ऑक्सी अम्ल होते हैं, कौन कौन से, H2SO4 और H2SO3। अब यहां पर नाम कैसे दिया जाएगा, यहां पर सल्फर का अगर हम ऑक्सीडेशन हम निकालें तो क्या आएगा, +6। ठीक है यहां पर, और यहां सल्फर का कैलकुलेट करूं तो क्या आएगा, +4। तो उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में तो क्या लगेगा, इक अनुलग्न, तो इसका नाम क्या हुआ, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है यहां पर, और जो निम्नतर ऑक्सीकरण अवस्था में ऑक्सी अम्ल होगा इसमें अनुलग्न कौन सा लग जाएगा, अस, तो नाम क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है यहां पर, अब आते हैं इनकी स्ट्रक्चर क्या होगी, तो स्ट्रक्चर देखो, अब 2 ऑक्सीजन तो किससे जुड़ेंगे, डबल बॉन्ड से जो डायरेक्ट सल्फर से अटैच्ड है, और 2 सिंगल बॉन्ड से। सल्फर की वैलेंसी कितनी हो सकती है, 6, तो यहां तक 6 तक जा रहा आंसर। ऑक्सीजन वही बाइवेलेंट और हाइड्रोजन मोनोवेलेंट। अब इसका ऋणायन बनाएंगे तो क्या बनेगा, SO4 2 माइनस। नाम बताओ इसका, तो आपको सल्फ्यूरिक अम्ल याद रखना है, ये अपने आप याद आ जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल अगर मेरे को याद है तो सल्फ्यूरिक में एक हटा के क्या जोड़ना है, 8। क्या नाम बना, सल्फेट। अब यहां भी टोटल H प्लस कितने थे, अम्ल में 2 थे, तो अगर एक H ऋणायन में प्रेजेंट हो तो उसके नाम के आगे क्या लग जाएगा, बाई। तो नाम क्या हो जाएगा इसका, बाई सल्फेट या हाइड्रोजन सल्फेट। आगे चलते हैं, ये हुई सल्फ्यूरस अम्ल की स्ट्रक्चर। ठीक है, यहां पर एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से और 2 सिंगल बॉन्ड से सल्फर से अटैच्ड है। अब यहां पर आते हैं, ठीक है, यहां पर नाम इसका क्या हो गया, सल्फ्यूरस एसिड। अब ऋणायन बनाओ, SO3 2 माइनस।
सल्फ्यूरस अम्ल से नाम क्या बन जाएगा, अस हट के आइट, तो सल्फाइट। लास्ट में अनुलग्न क्या लग गया, आइट। यहां भी 2 H प्लस है, तो अगर ऋणाइन बनाते समय एक H अभी भी ऋणाइन में है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बाई सल्फाइट या हाइड्रोजन सल्फाइड। क्लियर है यहां पर। तो अभी भी बार बार मैं आपको बोल रहा हूं कि ऋणाइन आपको याद नहीं रखने हैं, आपको याद क्या रखने हैं, करस्पॉन्डिंग ऑक्सी अम्ल। ऑक्सी अम्ल अगर याद है तो ऋणाइनों के नाम हम बता देंगे, क्योंकि फॉर्मूला बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितने H है उतने हटाओ। ठीक है, यहां पर एक हटा के क्या जोड़ना है, 8, और इधर अस हटा के क्या जोड़ना है, 8। क्लियर है यहां पर। अब हम आते हैं केस नंबर 3 पे। यदि तत्व 3 ऑक्सी अम्ल बनाता हो, और इसके एग्जांपल में कौन आ रहा है, नाइट्रोजन और फास्फोरस, एक ही फैमिली के मेंबर है ये। अब नाइट्रोजन के 3 ऑक्सी अम्ल होते हैं, HNO3, HNO2 और H2N2O2। अब यहां पर क्या होगा, ध्यान से देखना, अगर उच्च ऑक्सीकरण अवस्था है, ठीक है, यहां पर उच्च ऑक्सीकरण अवस्था है, तब तो अनुलग्न कौन सा लग जाएगा, एक। निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में कौन सा लग जाएगा, अस। ठीक है, यहां पर तो 2 के लिए तो आपके पास आंसर है, तो पहले हम 2 ऑक्सी अम्लों के तो आंसर देते हैं। यहां +5 है, यहां +3, और यहां कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, +1। तो उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में क्या लगेगा, एक, तो इसका नाम है नाइट्रिक एसिड। निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में क्या लग जाएगा, अस, इसका नाम है नाइट्रस एसिड। अब आते हैं यहां पर जो तीसरा ऑक्सी अम्ल आया, ध्यान से समझना अब इसको। इसमें जो ऑक्सीकरण अवस्था है उसको हम क्या बोल सकते हैं, निम्नतम, निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था। अब आप याद करो, अम्लों के नाम के अंत में अनुलग्न तो 2 ही लगते हैं, तीसरा आपके पास सही नहीं, इसका मतलब लगेगा तो 2 में से एक ही अनुलग्न यहां पर। अब कौन सा लगना चाहिए, तो अगर मैं निम्नतम बोल रहा हूं तो कौन सा लगना चाहिए, निम्न, तो इसके लास्ट में क्या लग जाएगा, अस अनुलग्न। पर 2 नाम एक जैसे नहीं हो सकते, और इसी वजह से अंतर करने के लिए यहां पर क्या लगा देंगे, हाइपोपुरुलग्न। बीच में जो भी नाम हो वो आ जाएगा, तो अंतर करने के लिए यहां पर क्या लग जाएगा, हाइपोपुरुलग्न। हाइपो क्या बताता है, ऑक्सीजन की कमी को, क्योंकि ऑक्सीजन कम होंगे तो क्या होगा, तत्व किसकी ओर जाएगा, निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था की ओर। क्लियर हो गया यहां पर। तो अब इसका नाम देते हैं। तो सबसे पहले मैंने देखा कि निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था है, तो नाइट्रस और नाइट्रिक में से क्या आएगा, नाइट्रस तो आ ही जाएगा, नाइट्रस एसिड, और आगे क्या लगा देंगे यहां पर, हाइपोपुरुलग्न। ठीक है, यहां पर तो नाम क्या हुआ इसका, हाइपोनाइट्रस एसिड। तो क्लियर है, यहां पर दोबारा मैं रिवाइज कर देता हूं। उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में इक लगा, नाइट्रिक एसिड। निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में अस लगा, नाइट्रस एसिड। और निम्नतम में नाइट्रस तो आ ही गया, अंतर करने के लिए नाम में आगे क्या लगा देंगे, हाइपोपुरुलग्न। अब आते हैं इनके ऋणाइनों के नाम कैसे बनाएंगे हम। सबसे पहले आते हैं यहां पर HNO3। HNO3 में अगर हम देखें तो नाइट्रोजन अगर 4 बॉन्ड बना रहा है, तो ये 4 बॉन्ड कब बनाएगा, जब ये अपना लॉन पेयर क्या करेगा, डोनेट। डोनर पे चार्ज किया जाता है प्लस, और ग्राही पे चार्ज किया जाता है माइनस। अब ऋणाइन बनाओ इसका, NO3-। क्लियर यहां पर। इसकी डिटेल स्ट्रक्चर अगर बनानी हो तो हम बना सकते हैं, अगर मुझे इसके ऑक्सी अम्ल की स्ट्रक्चर पता है तो। ठीक है, यहां पर तो जैसे NO3- में माइनस नाइट्रोजन पे नहीं, किस पे है, ऑक्सीजन पे है। क्लियर यहां पर। नाइट्रिक एसिड से नाम क्या बन जाएगा, नाइट्रेट। आगे आते हैं, इससे ऋणाइन बनाते हैं, O- एंड डबल बॉन्ड O, और जब शॉर्ट में लिखेंगे तो NO2-। अब NO2- में वही N पे माइनस नहीं है, ये स्ट्रक्चर से पता लग रहा है कि ऑक्सीजन पे माइनस है। क्या नाम था इसका, नाइट्रस अम्ल। नाइट्रस से नाम क्या हो जाएगा, नाइट्राइट। तो यहां 8 अनुलग्न आ गया, और यहां पर 8। अब आते हैं यहां पर निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था में, दोनों H बाहर निकालो, तो N2O2 2-। तो आगे क्या लग जाएगा, हाइपोपुरुलग्न, हाइपोनाइट्राइट। क्लियर हो गया यहां पर। तो हमें जो याद रखने वो केवल ऑक्सी अम्ल याद रखने, नाम और उनके फॉर्मूले क्या हैं। ऋणाइन अपने आप हम बना लेंगे और ऋणाइनों के नाम भी दे देंगे। क्लियर है यहां तक।
तो ये नाइट्रोजन के 3 ऑक्सी अम्ल कंप्लीट है। अब हम नाइट्रोजन के बाद आते हैं फास्फोरस पर। ये भी 3 ऑक्सी अम्ल बनाता है, H3PO4, H3PO3 और H3PO2। सबसे पहले आप इनके ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, क्योंकि उसी से पता लगेगा इक कहां पर आएगा, अस कहां लगाना और हाइपोअस कहां यूज में लेना है। तो यहां पर +5, +3 और +1। उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में क्या लग जाएगा, इक, तो इसका नाम क्या है, फॉस्फोरिक एसिड। निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में क्या लग जाएगा, अस, क्या नाम होगा इसका, फॉस्फोरस एसिड। वही हम अंडरलाइन करते जाए, अनुलग्न और जो भी पूर्वलग्न मिले। अब आते हैं ये निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था है, तो फॉस्फोरस नाम तो आना ही है, फॉस्फोरस एसिड तो आएगा ऐसे ही, पर अंतर करने के लिए आगे क्या लग जाएगा, हाइपो, तो हाइपो फॉस्फोरस एसिड। क्लियर यहां पर। तो यहां भी नाइट्रोजन की तरह 3 ऑक्सी अम्ल आए, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस एसिड और हाइपो फॉस्फोरस एसिड। अब आते हैं इनके डिटेल स्ट्रक्चर पर। अगर हम फॉस्फोरिक अम्ल में जाएं तो 1 ऑक्सीजन किससे जुड़ेगा, डबल बॉन्ड से, और 3 ऑक्सीजन किससे जुड़ेंगे, सिंगल बॉन्ड से, पी के साथ, क्योंकि 3 H यहां पर आ गए। अब यहां पर अगर हम देखें तो फॉस्फोरस के ऑक्सी अम्ल आप जब भी बनाएं तो आप हमेशा ध्यान में रखो कि पी डबल बॉन्ड ओ से स्टार्ट करना है। तो मैंने सबसे पहले पी डबल बॉन्ड ओ बना दिया। अब फॉर्मूले में जब मैंने देखा तो ऑक्सीजन कितने रह गए, 3, और हाइड्रोजन भी 3, तो ऑक्सीजन को सिंगल बॉन्ड से अटैच कर दिया पी के साथ, क्योंकि इधर एक एक H जुड़ जाएगा। क्लियर। आगे आते हैं H3PO3। अभी मैंने क्या बोला, स्टार्ट किससे करना है, पी डबल बॉन्ड ओ से। अब ऑक्सीजन कितने हैं, 2, और हाइड्रोजन कितने हैं, 3। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 ऑक्सीजन तो सिंगल बॉन्ड से जुड़ के H वहां जुड़ जाएगा, और एक H डायरेक्ट किससे जुड़ेगा, पी के साथ। ठीक है। यहां पर नेक्स्ट आते हैं H3PO2, हाइपोफॉस्फोरस अम्ल, पी डबल बॉन्ड ओ बना दिया हमने। अब यहां पर ऑक्सीजन एक ही बचा, वो सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़ जाएगा पी के साथ, और 2 H किससे जुड़ जाएंगे, यहां पर डायरेक्ट पी के साथ क्या हो जाएंगे, अटैच्ड। क्लियर। यहां पर इन दोनों की स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी तक जितने भी ऑक्सी अम्ल आए थे उनमें H किससे जुड़े हुए थे, ऑक्सीजन से। सारे H ऑक्सीजन से जुड़े हुए थे। इवन फॉस्फोरिक अम्ल में भी ऐसा ही है। केवल ये 2 ऑक्सी अम्ल ऐसे आ रहे हैं जिनमें H केंद्रीय तत्व से जुड़ा हुआ है। ऑक्सीजन से तो जुड़े हुए हैं ही सही, ऑक्सीजन के साथ साथ केंद्रीय तत्व के साथ भी H जुड़ा हुआ है। अब इनके ऋणायन बनाते हैं। फॉस्फोरिक अम्ल का क्या बनेगा, PO4 3-। फॉस्फोरिक से नाम क्या हो जाएगा, फॉस्फेट। क्लियर। अब यहां आते हैं, जब आप इसका ऋणायन बनाओगे तो ध्यान से सुनना, इसमें आयनित होने वाला H कौन सा है, जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। जो H P से जुड़ा हुआ है वो आयनित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि P इतना ज्यादा विद्युत ऋणी नहीं है जितना ज्यादा ऑक्सीजन है, तो ये अम्लीय H नहीं है। ठीक है। यहां पर तो इसका ऋणायन क्या बनेगा, HPO3 2-। और इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि इनके ऋणायन जब आप बना रहे हैं तो उनमें भी H आ रहा है, क्योंकि ये H अम्लीय नहीं है। नाम क्या होगा, फॉस्फोरस अम्ल नाम था तो उससे फॉस्फाइट, असटा के आइट। आगे आते हैं, ये हाइपोफॉस्फोरस अम्ल है, इसमें केवल एक ही H बाहर निकलेगा, तो जब इसका ऋणायन बनेगा तो क्या बनेगा, H2PO2 1-। नाम क्या होगा, हाइपोफॉस्फाइट। तो इसलिए ये दोनों ऑक्सी अम्ल इंपॉर्टेंट है। इनके ऋणायनों में H मिलेंगे आपको, सारे H बाहर नहीं निकलते। क्यों नहीं निकलते, क्योंकि सारे H ऑक्सीजन से जुड़े हुए नहीं है। कौन से H बाहर निकलते हैं या H+ के रूप में अलग होते हैं, जो ऑक्सीजन से जुड़े होते हैं। P से जुड़ा हुआ H इतना अम्लीय नहीं है कि ये H+ के रूप में बाहर निकल जाए। क्लियर यहां पर। इसलिए ये 2 ऋणायन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इनकी स्ट्रक्चर को याद रखना और ये फॉर्मूले को याद रखना। फॉर्मूला याद रहेगा तो आपको पता लग जाएगा कि ऋणायन का सूत्र क्या आएगा। क्लियर है यहां तक। अब आते हैं केस नंबर 4 पर। यदि तत्व 4 ऑक्सी अम्ल बनाता हो, ठीक है यहां पर, और इसका एग्जाम्पल क्या है, हेलोजन। अब 4 ऑक्सी अम्ल है, इसका मतलब 4 ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगी। तो 3 तो हम पहले से जानते हैं। उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में क्या लगेगा, एक अनुलग्न।
निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में क्या लग जाएगा? अस अनुलग्न। निम्नतम में क्या लगेगा? अस अनुलग्न तो लग ही जाएगा, पर अंतर करने के लिए हाइपो पूर्व लग्न भी क्या लेंगे यहां पर यूज में। क्लियर है यहां तक? अब आते हैं उच्चतम ओएस, क्योंकि अनुलग्न आपके पास दो है, या तो इक या अस, तो उच्चतम में कौन सा आना चाहिए? जो इसके क्लोज में है, इसका मतलब उच्च ओएस वाला अनुलग्न। तो लास्ट में क्या लग जाएगा? इक अनुलग्न। पर वही नाम में अंतर करने के लिए आगे क्या लग जाएगा? पर पूर्व लग्न। अब जैसे हाइपो किसको शो कर रहा था? ऑक्सीजन की कमी को, तो पर पूर्व लग्न किसको दिखाएगा? ऑक्सीजन के आधिक्य को, क्योंकि किसी तत्व से जितने ज्यादा ऑक्सीजन जुड़े होंगे तत्व उतनी ही उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में मिलेगा। तो अब आपके पास चारों ओएस के लिए नाम आ गए हैं, तो हम इसका एग्जांपल देखते हैं। हैलोजन में जैसे क्लोरीन, HClO4, HClO3, HClO2 और HClO। सबसे पहले तो आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, +7, +5, +3 और +1। नाम देना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले उच्च और निम्न के लिए नाम ले लें। क्लोरिक एसिड, इसका नाम क्लोरस एसिड, और निम्नतम का नाम क्या होगा? क्लोरस एसिड तो आएगा ही सही, पर नाम में अंतर करने के लिए आगे क्या लग जाएगा? हाइपो पूर्व लग्न, तो हाइपो क्लोरस एसिड। और यहां उच्चतम ओएस में क्या लग जाएगा? पर प्रीफिक्स, तो पर क्लोरिक एसिड। क्लियर है यहां पर? अब आते हैं इनकी स्ट्रक्चर पर, तो ध्यान से देखो, ऑक्सीजन 4 है, हाइड्रोजन 1 है, इसका मतलब 3 ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड से जुड़े हुए होने चाहिए, और 1 ऑक्सीजन किससे जुड़ेगा? सिंगल बॉन्ड से। नेक्स्ट पे आते हैं HClO3, 2 ऑक्सीजन किससे जुड़ने चाहिए? डबल बॉन्ड से, और 1 सिंगल बॉन्ड से, क्योंकि जो सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड होगा क्लोरीन से, उसी के साथ H को अटैच कर देंगे वैलेंसी पूरी करने के लिए। HClO2 में आते हैं, यहां पर देखें तो 1 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से और 1 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से। क्लियर यहां पर? और फाइनली HClO, यहां पर 1 ही ऑक्सीजन है, तो क्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड होगा, क्योंकि दूसरी साइड क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन। क्लियर यहां पर? तो ये हो गई इनकी स्ट्रक्चर्स। अब आते हैं इनके ऋणायनों को बनाते हैं। HClO4 से क्या बनेगा? ClO4 माइनस, यहां से क्या बनेगा? ClO3 माइनस, क्लोरस से ClO2 माइनस, और हाइपोक्लोरस से ClO माइनस। अब क्या हम नाम दे सकते हैं? क्या बिल्कुल इजीली दे सकते हैं। इक हटा के 8, अस हटा के 8। फर्स्ट का नाम क्या होगा? पर क्लोरेट। ClO3 माइनस का पर हट जाएगा तो क्लोरेट। ClO2 माइनस का अस हटा के 8, क्लोराइट। और Clo माइनस का क्लोराइड तो आएगा ही सही। क्लोराइड से पहले क्या आ जाएगा? हाइपो पूर्व लग्न, तो हाइपोक्लोराइट। क्लियर है यहां पर? अब जैसे नाम हमने क्लोरीन के लिए दिए, फ्लोरीन केवल 1 ऑक्सी अम्ल बनाता है, उसको हम अलग से देखेंगे। इसके अलावा ब्रोमीन और आयोडीन में भी सेम कंडीशन क्या हो जाएगी? अप्लाई। जैसे HClO4 की जगह अगर आपको दिया गया हो HiO4, बताओ क्या नाम होगा इसका? पर आयोडिक एसिड। इसका ऋणायन बनाओ, IO4 1-, क्या नाम होगा? पर आयोडेट। तो हम क्लोरीन वाला कॉन्सेप्ट ही बाकी ब्रोमीन और आयोडीन में क्या लेंगे यहां पर यूज में। क्लियर यहां पर? तो इस तरीके से ये 15 ऑक्सी अम्ल कंप्लीट है। इनके आपको फॉर्मूले, नाम और डिटेल स्ट्रक्चर याद रखनी है। ऋणायन का फॉर्मूला और नाम अपने आप आपको याद हो जाएगा। क्लियर है यहां पर? अभी तक हमने अकार्बनिक नामकरण में 15 ऑक्सी अम्ल देख लिए हैं, तो एक बार जल्दी से देख लेते हैं यहाँ पर कि कितने कौन कौन से ऑक्सी अम्ल है, किन किन तत्वों के हैं। आपको फाइनली उनके फॉर्मूले और नाम याद रखने हैं। ऋणायन के नाम आप अपने आप ही ऑक्सी अम्ल के नाम से बना लोगे। तो बोरोन का 1 ऑक्सी अम्ल होता है, नाम क्या है इसका? बोरिक एसिड। कार्बन का भी एक होता है H2CO3, कार्बोनिक एसिड। सिलिकॉन का भी 1 ही ऑक्सी अम्ल है, H2SiO3, सिलिसिक एसिड।
नेक्स्ट आते हैं यहां पर सल्फर के दो हैं, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, और सेकंड के लिए क्या जाएगा सल्फ्यूरस एसिड। नेक्स्ट आते हैं नाइट्रोजन के तीन है, HNO3 नाइट्रिक एसिड, सेकंड का नाम है नाइट्रस एसिड, और थर्ड वाले का नाम क्या हो जाएगा जो लोवेस्ट OS में हाइपोनाइट्रस एसिड। फॉस्फोरस के तीन है, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस एसिड, और तीसरा का नाम जो निम्नतम में आएगा हाइपोफॉस्फोरस एसिड। क्लियर। अब आते हैं हेलोजन कितने ऑक्सीमल बनाते हैं, 4, HClO4 का नाम पर क्लोरिक एसिड उच्चतम OS में, फिर आपका नाम आ जाएगा क्लोरिक एसिड, नेक्स्ट नेम आ जाएगा निम्न OS में क्लोरस एसिड, और निम्नतम में हाइपोक्लोरस एसिड। क्लियर है यहां पर। तो ये 15 ऑक्सीअम्ल याद रखने, इसमें ये 2 एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, इन दोनों की स्ट्रक्चर भी हमने देखी थी। स्ट्रक्चर तो हमें सबकी याद रखनी है यहाँ पर स्पेशली ये 2 इंपॉर्टेंट है। जब इनके ऋणाइन बनेंगे तो इसके ऋणाइन में एक H उपस्थित रहेगा और इसके ऋणाइन में 2, क्योंकि वो एक H किससे जुड़ा हुआ रहता है फॉस्फोरस से, यहाँ पर 2 H किससे जुड़े रहते हैं फॉस्फोरस से। ठीक है यहाँ पर। अब हम आते हैं यहाँ पर जैसे क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे, क्योंकि 15 ऑक्सीअम्ल याद रखना बहुत आसान लगता है कि याद हो जाएंगे, पर एक्चुअल में याद होने का मतलब कि जब आप उनका यूज आए, जब वो यूज में हम लें यहाँ पर, तब हमारे माइंड में वो चीजें क्लिक होनी चाहिए। जैसे फर्स्ट वन देखो, CaClO2 ऑल ट्वाइस का नाम देना है। ठीक है यहाँ पर। तो हमें पता कि वही चार्ज को मल्टीप्लाई किया गया है, तो इस पे चार्ज कितना है 2+, और यहाँ कितना है 1-। ठीक है यहाँ पर। धनायन के नाम में हमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है यहाँ पर। कैल्शियम तत्व नाम ही आ जाएगा। अब इसका नाम देना है Cl2-। तो अगर आपसे ऋणायन का नाम डायरेक्ट नहीं याद आ रहा हो, ठीक है यहाँ पर, जब तक बहुत अच्छी प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक नाम डायरेक्ट याद आएंगे भी नहीं, तो हमें क्या करना है, इसका ऑक्सीअम्ल बनाना है HClO2। अब ये HClO2 जो बना क्लोरीन का ऑक्सीअम्ल है, ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें कितनी है +3 है, तो ये निम्न OS वाला बना। अब इसका नाम अगर आपको बता तो ऋणायन का नाम भी दे दोगे। इसका नाम होता है क्लोरस एसिड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा क्लोराइट। अस हट के क्या लग जाएगा आइट। क्या नाम हुआ इसका कैल्शियम क्लोराइट। नेक्स्ट पे आते हैं NaH2PO2, Na पे +1 है और इस पे भी -1, सोडियम में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अब आते हैं कि इसका ऑक्सीअम्ल बनाएं, एक H जोड़ना है H3PO2। ये जो नाम है फॉस्फोरस के निम्नतम OS वाले का नाम था, तो हाइपोफॉस्फोरस अम्ल। ये नाम अगर याद है तो ऋणायन का नाम आ जाएगा हाइपोफॉस्फोरस से हाइपोफॉस्पाइट। वही अस रिमूव करके क्या लगा देंगे ऋणायन में आइट। आगे आते हैं KHCO3, K पे प्लस और HCO3 पे माइनस। K के नाम में प्रॉब्लम नहीं है, पोटेशियम। अब आते हैं यहां पर, यह है H2CO3 कार्बोनिक अम्ल। अब कार्बोनेट बनता है वैसे तो, पर एक H प्रेजेंट है यहां पर ऋणायन में, तो अगर किसी अम्ल में 2 H हो और एक H उसके ऋणायन में हो तो उसके आगे पूर्वलग्न क्या लग जाएगा ऋणायन के आगे बाई कार्बोनेट, बाई कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट। नेक्स्ट आते हैं जिंक पे चार्ज 2+ और BO3 पे 3-। तो इसका ऑक्सीअम्ल क्या बनेगा H3BO3 बोरिक एसिड। तो जिंक का नाम तो एज इट इज आ ही जाएगा और बोरिक से क्या नाम हो जाएगा बोरेट। तो क्या नाम हुआ इसका जिंक बोरेट। आगे आते हैं सीजियम पे प्लस है, IO4 पे -1, इसका ऑक्सीअम्ल बनाओ HiO4। ये +7 में गया, उच्चतम OS है तो पर एक लगेगा, तो पर आयोडिक अम्ल इसका नाम हुआ। सीजियम का नाम हम लिख देंगे। अब पर आयोडिक अम्ल का ऋणायन बनाओ, क्या नाम आएगा पर आयोडेट। एक हटा के वही क्या लगा देंगे 8। नेक्स्ट आते हैं KNO2, K पे प्लस NO2-। K प्लस के लिए वही क्या जाएगा पोटेशियम। अब आगे आते हैं पोटेशियम के बाद NO2- HNO2 +3 नाइट्रोजन का ऑक्सीअम्ल, क्या नाम है इसका नाइट्रस अम्ल। नाइट्रस से नाइट्राइट, तो पोटेशियम नाइट्राइट। क्लियर है यहां पर।
इसी तरीके से और एग्जांपल पे आते हैं, CaS, कैल्शियम पे 2+ और सल्फर पे 2-। अब आपको वही ट्राई करना है, ठीक है। यहाँ पर तो वीडियो पॉज करो और आंसर दो, उसके बाद वीडियो रन करके हम आंसर देखें। तो कैल्शियम का नाम तो दे ही देंगे, कैल्शियम, और तत्व पे सीधे अगर माइनस आ रहा हो उसकी वैलेंसी के अकॉर्डिंग तो आइड लग जाता, तो कैल्शियम सल्फाइड। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर NaH, Na पे प्लस और H पे माइनस, सोडियम तो नाम दे ही देंगे, और हाइड्रोजन से नाम क्या हो जाएगा, हाइड्राइड। NaHS, इसका नाम बताओ, Na पे प्लस और HS पे माइनस। अब इसका नाम देखें तो सोडियम और बाईसल्फाइड, क्योंकि सल्फाइड में अगर हम देखें H2S है, ये एक H अभी भी ऋणायन में है, तो आगे क्या लग जाएगा, या तो हाइड्रोजन या बाई, तो बाईसल्फाइड या हाइड्रोजन सल्फाइड। तो क्लियर। यहां पर इस तरीके से हम, जहां पर हमने आइड वाले एग्जांपल देखे थे वो भी आपके सामने है, और ऑक्सी अम्लों से बने हुए ऋणाइन भी आपके सामने है। तो अगर ऑक्सी अम्ल याद है तो ऋणाइनों के नाम देने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। यहां पर अब हम आते हैं इनऑर्गेनिक नेमिंग के अगले सेक्शन पर। अब आते हैं यहाँ पर मेटा ऑक्सी अम्ल। तो ये मेटा पूर्वलग्न कब लगेगा, तो बहुत सिंपल है, किसी भी ऑक्सी अम्ल के एक अणु में से अगर आप जल बाहर निकाल दें, और जल के भी कितने अणु, एक, तो जो ऑक्सी अम्ल बनेगा, पर ये ध्यान रखना है कि इधर ऑक्सी अम्ल ही बनना चाहिए। ऑक्सी अम्ल का मतलब उसमें H क्या होना चाहिए, प्रेजेंट, तो उसके नाम के आगे क्या लग जाएगा, मेटा पूर्वलग्न। अब एग्जाम्पल देखते हैं, तो इसको आप इक्वेशन के थ्रू याद रखो। सिंपल सी इक्वेशन है कि 1 ऑक्सी अम्ल में से 1 वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाला, तो अगर इधर अम्ल बन रहा है प्रोडक्ट में, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अम्ल ही बनना चाहिए, तो उसके आगे पूर्वलग्न क्या लगा देंगे, मेटा। जैसे H3BO3, इसमें से अगर H2 बाहर निकालें तो आपके पास क्या जाएगा, HBO2। अब इसका नाम क्या है, बोरिक अम्ल। याद हमें वो 15 ऑक्सी अम्ल ही रखने, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बोरिक अम्ल तो देना ही है, वो नाम तो चेंज होगा ही नहीं। आगे क्या लग जाएगा, मेटाबोरिक अम्ल, ठीक है। यहाँ पर अब आते हैं, इससे ऋणाइन बनाते हैं, BO2 1-, ठीक है। यहाँ पर तो इसके नाम में अब क्या जाएगा, मेटाबोरेट। तो मेटाबोरेट चाहे मुझे याद नहीं आए, पर मैं मेटाबोरेट को डिराइव्ड कहां से कर सकता हूं, बोरिक अम्ल से। एक एग्जांपल देखो, CuBO2 होल ट्वाइस आपको दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर इसका नाम आपसे पूछा, तो कॉपर के लिए तो +2 चार्ज आ रहा है और BO2 पे -1 आ गया, इसका नाम तो हम दे देंगे कॉपर, और ऑक्सीडेशन नंबर लिख देंगे आगे सेकंड। अब आते हैं BO2 -1 का नाम देना है, तो देखो नाम कैसे दिया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सबसे पहले इसको आप ऑक्सी अम्ल में चेंज करो, HBO2, ठीक है। यहाँ पर HBO2 आपने पढ़ा क्या, 15 ऑक्सी अम्लों में नहीं पढ़ा, आपने क्या पढ़ा हुआ है, H3BO3, क्योंकि याद तो मेनली आपको बोरिक एसिड में ये याद रखना है, H3BO3 फॉर्मूला। तो ये इससे कैसे बना, अब वापिस रिवर्स आओ, जो मैं बोल रहा हूं ना यहाँ पर कि डिराइव्ड करना, तो कहां तक पहुंचे हम, बोरिक अम्ल तक। अब वापिस यहां तक आएंगे, BO2 1- तक, इसका नाम बोरिक अम्ल है। जब जल बाहर निकाल देंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेटाबोरिक एसिड, और इसका नाम मेटाबोरिक है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेटाबोरेट। तो नाम क्या हुआ, कॉपर सेकेंड मेटाबोरेट। क्लियर। और एग्जांपल पे आते हैं, RbPO3, इसका नाम आपको बताना है, ठीक है। यहां पर वही आपको ट्राई करना है यहां पर एक बार, उसके बाद फिर सॉल्यूशन देखना है। Rb पे प्लस और PO3 पे -1। Rb प्लस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, रुबिडियम। अब आते हैं PO3 -1 का नाम मुझे डायरेक्ट नहीं याद आ रहा है, याद नहीं है, एक H जोड़े HPO3 बना। अब आप फॉस्फोरस के ऑक्सी अम्ल याद करो, जो हमें अच्छे से याद होने चाहिए, 3 ऑक्सी अम्ल होते हैं, उनमें से कोई ये है क्या, ठीक है। यहाँ पर नहीं है। अब यहाँ पर कि कौन से ऑक्सी अम्ल से बना होगा, तो उसका भी तरीका है, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होंगे। तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है, +5, तो +5 वाला ऑक्सी अम्ल कौन सा हुआ, H3PO4, वो आपको जरूर याद होना चाहिए। H3PO4 में भी ऑक्सीडेशन नंबर कितना था, +5 था, इसका क्या नाम हुआ, फॉस्फोरिक अम्ल। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, H2 बाहर निकाला आपने एक, तो मेटा फॉस्फोरिक अम्ल। अगर ये मेटा फॉस्फोरिक अम्ल तो इसका नाम क्या हो जाएगा, रुबिडियम मेटा फॉस्फेट। क्लियर यहां पर।
तो डायरेक्ट आंसर देने में टफ लगेगा आपको, पर आप रिलेट करते हुए आंसर दोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेटाफॉस्फेट मैंने कहां से डिराइव किया, कहां से व्युत्पन्न किया? फॉस्फोरिक अम्ल से। और एग्जांपल पे आते हैं, H2CO3, H2O। अब इसका ऑक्सी अम्ल बना और उसका नाम बताओ। तो इसका नाम तो हमें पता है, कार्बोनिक अम्ल। इसमें से H2 बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा? CO2। तो ध्यान से सुनो यहां पर कि इसका नाम अगर हम ये दे दें मेटा कार्बोनिक अम्ल, तो ये गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि मैंने बोला था कि इधर जो ऑक्सी अम्ल बने वो तभी बनेगा जब उसमें H होगा। यहां पर ये अम्ल है ही नहीं, यहां पर ये तो क्या है? ऑक्साइड। ठीक है, यहां पर, या इसको हम क्या बोलते हैं? एनाइड्राइड। एनाइड्राइड किसको बोला जाता है? ये कार्बोनिक अम्ल का एनाइड्राइड हुआ, जिसका निर्माण किससे हुआ है? H2O को बाहर निकालने से। किसी भी अम्ल में से H2O बाहर निकालने पर क्या बनता है? उसका एनाइड्राइड। क्लियर यहां पर? और एग्जांपल ले सकते हैं, H2SO4। यहां से अगर माइनस H2O करें तो क्या बनेगा? SO3। तो सल्फ्यूरिक अम्ल में भी मेटा सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं बनेगा। यहां पर क्या बनेगा? सल्फर ट्राइऑक्साइड जो ऑक्साइड है, या वही क्या बोल सकते हैं, H2SO4 का क्या हो जाएगा? एनाइड्राइड। क्लियर यहां पर? तो सभी में मेटा ऑक्सी अम्ल नहीं बनते हैं। ठीक है, यहां पर जिनमें नहीं बनेंगे वहां पर फिर आपके पास आंसर में क्या आएंगे? उनके ऑक्साइड। तो मेटा क्लियर हो गया। एक ऑक्सी अम्ल में से एक H2O बाहर निकालने पर अगर ऑक्सी अम्ल बन रहा हो, कंडीशन है कि ऑक्सी अम्ल ही बनना चाहिए, तब उसका नाम क्या हो जाएगा? मेटा ऑक्सी अम्ल। आगे आते हैं, पायरो ऑक्सी अम्ल। इनको आपको रिलेटेड याद रखना, मेटा और पायरो को। पायरो पूर्व लग्न कब यूज में लेते हैं? अगर किसी ऑक्सी अम्ल के दो अणुओं में से आप वाटर का 1 मॉलिक्यूल बाहर निकाल रहे हैं तो उसका क्या लग जाएगा? पायरो पूर्व लग्न। नाम एज इट इज रहेगा, केवल आगे पायरो प्रीफिक्स लग जाएगा। ठीक है, यहां पर एग्जांपल देखते हैं, H2SO4। अब इसको डबल करें, H2 बाहर निकालें तो H2S2 और O7। इसका नाम आपको पता है सल्फ्यूरिक अम्ल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। इसका ऋणायन बनाओ। ठीक है, यहां पर दोनों H बाहर निकाल दें, H2O7 2- क्या नाम हो जाएगा? पायरो सल्फेट। क्लियर यहां पर? तो कहीं पर भी अगर पायरो सल्फेट आ रहा है तो डायरेक्ट आंसर नहीं आएगा। इसका एग्जांपल देखते हैं, MgS2O7 आपको दिया गया है, अब आंसर देना है। Mg पे चार्ज कितना हुआ? 2+, और इधर चार्ज कितना हुआ? 2-। Mg 2+ के लिए तो आंसर आ जाएगा मैग्नीशियम। अब आते हैं यहां पर S2O7 2- का नाम देना, तो पहले इसका अम्ल बनाए H2S2O7। अब ये सल्फर का कोई ऑक्सी अम्ल है क्या? नहीं है। ठीक है, यहां पर सल्फर का ऑक्सी अम्ल नहीं है, तो ये कैसे बना? अगर हम देखें तो यहां सल्फर का एक तो ऑक्सीडेशन नंबर भी आप यूज में ले सकते हो। ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? +6। इसका मतलब ये किससे बना है? H2SO4 से। अब H2SO4 कैसे बना? तो सल्फर को देखने पे पता लग रहा है कि डबल करना पड़ेगा, तो इसको डबल किया और ये -H2। इसका नाम सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका नाम पायरो सल्फ्यूरिक अम्ल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? पायरो सल्फेट। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम पायरो सल्फेट। क्लियर यहां पर? अब हम आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर, Sr2P2O7। 1 स्ट्रॉन्शियम पे चार्ज कितना होगा? +2, तो 2 पे कितना हो जाएगा? 4+। तो P2O7 पे कितना हुआ? 4-। अब केटाइन के नाम में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, स्ट्रॉन्शियम। ठीक है, यहां पर यहां डाई नहीं आते हैं। डाई क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि यहां पर 2 आएगा या 1 आएगा, वो अपने आप वैलेंसी के अकॉर्डिंग या चार्ज के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? बैलेंस। तो स्ट्रॉन्शियम नाम आपने दे दिया है। अब आते हैं P2O7 का नाम क्या होगा? तो सबसे पहले तो इसका ऑक्सी अम्ल बनाते हैं H4P2O7। ठीक है, यहां पर अब यहां पर अगर हम देखें तो ये फास्फोरस के कौन से ऑक्सी अम्ल से बना है, इस पे आते हैं। -14 +4। ठीक है, यहां पर यहां आ गया +10, तो एक पे चार्ज कितना आ गया? +5, मतलब H3PO4 से, फास्फोरिक अम्ल से। फास्फोरिक अम्ल से कैसे बना? तो P2 आपको बता रहा है कि ट्वाइस करके क्या करो? H2 बाहर निकाल दो। तो इसका तो नाम क्या हुआ? फास्फोरिक एसिड। ये आपको पहले से याद है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? पायरो
फॉस्फोरिक एसिड। अगर ये पायरोफॉस्फोरिक एसिड है तो जो इसका रेनाइन बनेगा उसका नाम क्या हो जाएगा? पायरोफॉस्फेट। क्लियर सबके? तो Sr2P2O7 का नाम क्या हुआ? स्ट्रोंशियम पायरोफॉस्फेट। अब आते हैं जैसे इसकी स्ट्रक्चर अगर हमें बनानी हो तो वो भी हम बना सकते हैं। फॉस्फोरिक अम्ल की स्ट्रक्चर आपके पास है, तो हमें क्या करना है, यहां पर 2 फॉस्फोरिक अम्ल लें और 2 फॉस्फोरिक अम्ल लेके इसमें से H2O को बाहर निकाल दें। पर यह ध्यान रखना कि H2O 2 OH के बीच में इंटरेक्शन या क्रिया द्वारा ही बाहर निकलेगा। तो आगे इसकी स्ट्रक्चर P और P के बीच में क्या जाएगा? 1 ऑक्सीजन आ जाएगा। तो यहां पर हम पायरोफॉस्फोरिक अम्ल की स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं क्योंकि मुझे फॉस्फोरिक अम्ल की स्ट्रक्चर याद है। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर। यहां पर 2 सीजियम गिवन है, 1 सीजियम पे +1 तो 2 पे चार्ज कितना जाएगा? +2। तो एनाइन पे चार्ज कितना जाएगा? 2-। अब आते हैं यहां पर सीजियम प्लस का नेम तो हमें पता है, सीजियम तत्व नाम ही रहेगा। अब इस रेनाइन से पहले ऑक्सी अम्ल बनाते हैं तो H4P2O5। अब ये फॉस्फोरस का ऑक्सी अम्ल है, ये तो पता लग गया हमें, पर जो ओरिजिनली 3 ऑक्सी अम्ल उनमें से ये किससे बना है? तो इसका पता करने का तरीका आपके पास क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर। 5 ऑक्सीजन के लिए -10 +4, दैट मीन्स यहां पर कितना जाएगा? +6। 2 फॉस्फोरस पे +6 है तो एक पे कितना आया? +3। तो +3 वाला ऑक्सी अम्ल कौन होता है? H3PO3। क्या नाम था इसका? फॉस्फोरस अम्ल। अब P2 आपको बता रहा है कि यहां पर ट्वाइस करके H2 बाहर निकालना है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? पायरो फॉस्फोरस एसिड। अब इससे जब हमने रेनाइन बनाया तो इसमें 2H क्यों है? क्यों तो आपको पहले ही याद बता दिया था आपको कि 2 ऑक्सी अम्लों में अलग से ध्यान रखना पड़ेगा, एक तो फॉस्फोरस और एक कौन सा था? हाइपोफॉस्फोरस। तो इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है? एक H डायरेक्ट किससे जुड़ा रहता है? P से। तो अगर हम वही 2 फॉस्फोरस अम्ल लें और उसमें से H2O बाहर निकालें तो अभी मैंने बताया था कि H2O कहां से बाहर निकलेगा? 2 OH की इंटरएक्शन या क्रिया से। तो इसका फॉर्मूला आपके पास, डिटेल स्ट्रक्चर आपके पास आ गई। तो जब इसका रेनाइन बनेगा तो केवल 2H ही बाहर निकल पाएंगे जो किससे जुड़े हुए हैं? ऑक्सीजन से। जो H किससे जुड़े हुए हैं? P से, वो रेनाइन में भी रहेंगे। ठीक है, पर इसलिए इस पे चार्ज कितना आएगा? 2- ही आएगा और 2H इसके रेनाइन में रहेंगे। अब आते इसका नाम क्या होगा? ऑक्सी अम्ल का नाम हुआ पायरोफॉस्फोरस अम्ल। तो नाम क्या हो जाएगा? पायरोफॉस्पाइट। क्लियर है सबके? नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं, इसका नाम हमें बताना है। तो कैल्शियम पे 1 पे +2 चार्ज है तो 2 पे कितना हो जाएगा? +4। तो रेनाइन पे चार्ज कितना हुआ? 4-। धनाइन के नाम तो एज इट इज आ ही जाएगा, कैल्शियम। अब इसका ऑक्सी अम्ल बनाते हैं H2, H4, S2 और O5। ठीक है यहां पर। अब आते हैं यहां पर ये सल्फर के कौन से ऑक्सी अम्ल से बना है? तो तरीका, ऑक्सीडेशन नंबर -10 +4, 2 सल्फर पे कितना जाएगा? +6, तो एक पे कितना जाएगा? +3। तो +3 वाला ऑक्सी अम्ल कौन सा है? H2SO3 सल्फ्यूरस अम्ल। डबल करो और H2 को बाहर निकालो। इसका नाम मुझे पता है सल्फ्यूरस अम्ल, तो इसका नाम क्या होगा? पायरो सल्फ्यूरस अम्ल। अगर ये पायरो सल्फ्यूरस अम्ल है तो रेनाइन का नाम क्या हो जाएगा? पायरो सल्फाइट। तो क्या नाम हुआ इसका? कैल्शियम पायरोसल्फाइट। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे अगर हम HNO3 से इसका पायरो ऑक्सी अम्ल बनाएं, ये नाइट्रिक अम्ल है, इसको ट्वाइस किया, H2 बाहर निकाला तो क्या बना? N2O5। इसका मीनिंग क्या हुआ? पायरो नाइट्रिक अम्ल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, यहां पर ये तो नाइट्रोजन का क्या बन गया? ऑक्साइड, या क्या बोलेंगे? एनहाइड्राइड। क्लियर यहां पर? तो जरूरी नहीं यहां पर कि सभी में वही मेटा की तरह पायरो ऑक्सी अम्ल भी बने। जैसे मेटा में, ठीक है, यहां पर कुछ केसेज में ऑक्साइड बन रहे थे, वैसे ही पायरो में भी कुछ केसेज में क्या बनेंगे? ऑक्साइड। और एग्जांपल देख सकते हैं, HClO4 डबल करें, H2 बाहर निकालें, क्या नाम था इसका? पर क्लोरिक अम्ल। अब जब इसका H2 बाहर निकाल के पायरो पर क्लोरिक अम्ल बनाओगे तो Cl2 और O7, तो यहां भी पायरो
पर क्लोरिक अम्ल नहीं बना। ठीक है, यहाँ पर यहां भी किसका फॉर्मेशन हुआ, ऑक्साइड या एनहाइड्राइड का। क्लियर यहां पर। तो ये हमारे मेटा और पायरो दोनों ऑक्सी अम्ल कंप्लीट है। अब हम आते हैं कुछ महत्वपूर्ण ऋणायनों के नामकरण पर। ठीक है, यहां पर OH माइनस कॉमनली यूज में आता है हाइड्रोक्साइड, Cn माइनस साइनाइड, NH2 माइनस अमाइड। इसका नाम थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है क्योंकि CONH2 को हमने एमाइड नाम दिया था, पर ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, यहाँ पर, और ये ऋणायन है। ठीक है, यहाँ पर तो दोनों के कैरेक्टर में क्या है, अंतर है। नाम आपको क्या मिलेगा, एक जैसा। ठीक है, यहाँ पर NH2 माइनस इमाइड। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर CH3COO माइनस। अब इसका नाम देने का तरीका क्या है कि इसका अम्ल बना दो। CH3COOH का कॉमन नेम क्या होता है, एसिटिक। क्या नाम हो जाएगा, एसीटेट। आगे चलते हैं यहाँ पर C2O4 2 माइनस, तो H2C2O4 ऑक्जेलिक अम्ल नाम है इसका, ऑक्जेलिक अम्ल से ऑक्जेलेट। MnO4 माइनस, MnO4 याद आ रहा होगा, पोटेशियम पर मैग्नेट, तो नाम क्या है इसका, पर मैग्नेट। यहां पर ये +7 में है, यहां देखो तो +6 में है, तो +6 में केवल नाम क्या रह जाएगा, मैग्नेट, क्योंकि उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में क्या आएगा, पर पुरुलग्न। आगे आते हैं Cr2O7 2 माइनस, तो K2Cr2O7 से याद आ जाएगा क्योंकि बहुत कॉमनली यूज में लेते हैं इसको, पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो इसका नाम क्या हुआ, डाइक्रोमेट। अगर ये डाइक्रोमेट है तो CrO4 2 माइनस क्या हुआ, क्रोमेट। ZnO2 2 माइनस, इसका नाम होता है जिंकेट। अब यहां पर ध्यान से एक चीज को समझो कि जिंकेट नाम आपको क्या सजेस्ट कर रहा है कि जिंक ऋणायन का पार्ट है। इसका मतलब ये नहीं कि जिंक पे खुद पे माइनस है, जिंक का अगर हम OH निकालेंगे तो वही +2 आएगा, 2 ऑक्सीजन का कितना जाएगा, -4। क्लियर हुआ ना यहाँ पर। तो जिंकेट नेम क्या सजेस्ट कर रहा है कि जिंक ऋणायन का पार्ट है, और अगर ये ऋणायन है तो लास्ट में 8 आना ही है, 8 आइट या आइड, तो 8 लगा दिया तो क्या हुआ, जिंकेट। AlO2 1 माइनस, इसका नाम होता है मेटा एल्यूमिनेट। अगर आप इसको भी देखोगे तो एल्यूमिनियम वही +3 में है। ठीक है, यहाँ पर धातु पे माइनस चार्ज नहीं आ रहा है, पर यहां धातु किसका पार्ट है, ऋणायन का। नेक्स्ट देखो एल्यूमिनेट, AlO3 3 माइनस। नेक्स्ट आते हैं S2O3 2 माइनस, इसका नाम होता है थायोसल्फेट। इसको याद रखने का तरीका, सल्फेट में अगर एक ऑक्सीजन को हटा के एक सल्फर जोड़ दें तो ये फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास। ठीक है, यहां पर, और ऑक्सीजन हटा के सल्फर जोड़ा तो नाम के आगे पूर्वलग्न क्या लगा देंगे, थायो, तो नाम क्या हो जाएगा, थायोसल्फेट। और देखिए HCN माइनस, क्या नाम है इसका, थायोसाइनेट। ये नाम कहां से आया है, साइनेट से। साइनेट क्या होता है, OCN माइनस। तो इन दोनों को आप साथ याद रख सकते हो यहां पर, थायोसाइनेट, और ये जो नाम आएगा क्या हो जाएगा, साइनेट। तो साइनेट में हमने ऑक्सीजन को रिप्लेस किससे किया, सल्फर से, तो नाम के आगे पूर्वलग्न क्या लग जाएगा, थायो। ठीक है, यहां पर तो बहुत सारे ऋणायन है, पर ये कुछ इंपॉर्टेंट ऋणायन है जो हमारे जनरली यूज में आएंगे। अब हम कुछ धातुओं के नाम पर आते हैं जो एक से अधिक OS दर्शाते हैं। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे नाम आपको ऑलरेडी पता भी होंगे। Fe2+ को हम क्या बोलते हैं, फेरस। और अगर आयरन से नाम देना तो साथ में क्या लिखेंगे, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2nd। ठीक है, यहाँ पर तो ये तत्व नाम लिख रहे हो तो 2nd, और डायरेक्ट अगर लिख रहे हैं तो फेरस। Fe3+ का नाम फेरिक, और वही तत्व नाम से दे रहे तो आयरन 3rd। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर Cu2+, क्यूप्रिक या कॉपर 2nd। हालांकि इसमें 2nd ज्यादा मिलती है, इसलिए जनरली अगर कॉपर कहीं दिया गया हो तो 2nd से होता है, जैसे कॉपर सल्फेट CuSO4, तो यहाँ 2nd नहीं भी लगा रहे, तो कॉपर अगर डायरेक्ट गिवन है तो इसका मतलब +2 OH से ही है। कॉपर +1 क्यूप्रस या कॉपर फर्स्ट। अब ये CO2 इसलिए लिखा कि ये नेचर में एक्वस सॉल्यूशन में डाइमर फॉर्म में पाया जाता है, तो CO2 2+।
Hg2+ पे आते हैं, मर्क्यूरिक, वही उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में इक और निम्न में मर्क्यूरस, ये भी वही डाइमर फॉर्म में मिलता है। अब अगर मरकरी से नाम देना हो तो मरकरी सेकेंड और यहां पर क्या जाएगा मरकरी फर्स्ट। नेक्स्ट आते हैं SN4+ टिन, स्टेनिक, उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में और निम्न में अस। ठीक है, यहां पर तत्व नाम देना तो टिन फोर्थ और टिन सेकेंड। सिमिलरली लेड का नेम भी टिन की तरह आएगा, प्लम्बिक, उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में और निम्न में प्लम्बस। और तत्व नाम देना हो तो लेड 4 और लेड सेकेंड। क्लियर यहां पर? तो ये कुछ धातुओं के नाम हुए। ठीक है, यहां पर जो एक से अधिक OS दर्शाते हैं, इस वजह से इक और अस से उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में इक मिलेगा और निम्न OS में क्या मिलेगा, अस। तो आपका ये अकार्बनिक नामकरण कंप्लीट है। अब कुछ क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं जो आपको सॉल्व करने हैं। तो निम्न यौगिकों के नाम बताइए। ठीक है, यहां पर तो ये कंपाउंड्स दिए हुए हैं, टोटल 10 कंपाउंड्स है। इसके अलावा आपको एक DPP भी मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर उस DPP को भी सॉल्व करना है, वो भी हम आने वाली क्लासेज में क्या कर लेंगे यहाँ पर डिस्कस। तो एक बार अगर अकार्बनिक नामकरण आपका कंप्लीट हो गया तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का जो नेमिंग है फिर उसमें हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर है यहाँ पर? तो एक बार इसको बहुत अच्छे से रिवाइज करें। और जो चीज़ मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है 15 ऑक्सी एसिड याद होना। वो अगर आपको याद है, फॉर्मूला अच्छे से याद है, स्ट्रक्चर याद है, नेम याद है, ठीक है यहाँ पर, तो उनसे बनने वाले रेनाइनों के नाम, मेटा ऑक्सी अम्लों के नाम, पायरो ऑक्सी अम्लों के नाम, इनसे बनने वाले रेनाइनों के नाम, सभी के नाम हम आसानी से बता देंगे। क्लियर यहाँ पर?